हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज से एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। राजस्थान की कंप्लीट हिस्ट्री हम कवर करेंगे और ये सीरीज इस तरह से डिजाइन है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिलहाल पूरा फोकस है रीट का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए। जो भी सामाजिक अध्ययन के टॉपिक हैं उसमें हम इसको डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। इस सीरीज की मुख्य विशेषता क्या रहेगी, शुरू करने से पहले कि एक तो कंप्लीट हम टॉपिक वाइज जहां से राजस्थान का इतिहास शुरू होता है, प्राचीन राजस्थान के इतिहास से वहां से लेकर कंटिन्यू टॉपिक वाइज इसको हम कवर करेंगे। डेली हमारी जो क्लास होगी, रोजाना एक क्लास, उसकी पीडीएफ आपको जो कि टेलीग्राम पर मिल जाएगी और लास्ट में पूरी हिस्ट्री की एक साथ पीडीएफ आपको और अलग से मिल जाएगी। जैसे जैसे हमारे टॉपिक होते जाएंगे, टॉपिक के अनुसार हम थ्योरी तो इसमें कवर करेंगे ही, इसके अलावा एक अलग से प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करेंगे कि जिस तरह से हमारी इस क्लास में थ्योरी कवर हो रही है, साथ साथ में प्रैक्टिस के माध्यम से उन टॉपिक के क्वेश्चंस भी आपके कवर होते रहेंगे। ये जो सीरीज मैंने तैयार की है स्पेशली राजस्थान में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वारिस का हो, पटवार का हो, रीट का हो, उन सब एग्जाम्स के लिए इस तरह से हर बुक के अलग अलग नोट्स तैयार किए गए हैं कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक के माध्यम से कवर हो जाए। और ये थोड़ा सा स्पीड के साथ में रहेगा कि आपका रिवीजन भी हो जाए, कम टाइम में पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज से ही चीज को कंटिन्यू ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपका जो भी सजेशन होता है, जो भी सुझाव होता है, वो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि चीज कंटिन्यू हो, अगर आपको ये पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि इस तरह से राजस्थान हिस्ट्री, क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है कि यूट्यूब पर फ्री की क्लासों में राजस्थान की हिस्ट्री की अलग अलग क्लासेज बहुत सारी है, लेकिन फ्री में पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कहीं पर भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलिए इसको शुरू करते हैं ताकि जो भी बच्चे हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं या फिर जो भी सामाजिक अध्ययन का टॉपिक जिनका रीट में है, हालांकि कला साहित्य की भी हम कवर करेंगे, बाकी की टॉपिक भी कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत हम राजस्थान के इतिहास से करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, एक एक पूरा इतिहास, क्योंकि इतिहास शुरू करने से पहले एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। इतिहास रटा नहीं जाता है, इतिहास को आपको समझना पड़ेगा कि इतिहास एक्चुअल में है क्या। इतिहास जब आप समझते हैं तो इतिहास के प्रति आपका एक दृष्टिकोण तैयार होता है, फिर आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसका आंसर तैयार करते हैं कि इतिहास में जो भी घटनाक्रम होती है, क्योंकि इतिहास का मतलब ये होता है कि ऐसा हो चुका है। अब ऐसा हो चुका है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके रीजन क्या थे और इसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, यही हिस्ट्री की विशेषता है। चलिए शुरुआत करते हैं। नॉर्मली जब हम इतिहास की बात करते हैं या इस पृथ्वी के इतिहास की बात करते हैं, मानव इतिहास की बात करते हैं, तो पृथ्वी का हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि आज से 4 अरब 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ था और इसी पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति लगभग हम मानते हैं कि 3 अरब 50 करोड़ साल पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन मानव की उत्पत्ति जब हम मानते हैं तो हम ये बहुत बार पढ़ते हैं कि सबसे पहले लगभग आज से 20 लाख के लगभग, जिसका इतिहासकार डाटा रखते हैं कि 55 लाख से लेकर 15 लाख बीसी के बीच में मनुष्य का उत्पन्न हुआ था पृथ्वी पर, जो कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में, जिसको हम नर मानव कह देते हैं, या दक्षिण का मानव जिसको हम कहते हैं, दक्षिण का वानर जिसको कहते हैं, वहां से मनुष्य के इतिहास की शुरुआत होती है। एक बहुत लंबा पीरियड है, इसीलिए इसको समझने के लिए इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आदेशिक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप सबको समझिए, राजस्थान का इतिहास इसी से शुरू होता है, यहीं से आपको चीजें समझ में आएगी। 3 भागों में डिवाइड क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है। प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था, जंगलों में रहता था, आदि मानव की तरह शिकार करता था, यानी सिंपल भाषा में जिस काल के हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है वो हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया, पढ़ना लिखना सीखा। एक ऐसा टाइमिंग जिस टाइम में हमारे पास लिखित में साक्ष्य तो है, यानी मनुष्य लिखना पढ़ना सीख गया था, लिखित में साक्ष्य भी हमारे पास मिलते हैं, लेकिन समस्या क्या है, उनको हम पढ़ नहीं सकते। वो टाइमिंग कहलाती है आधे ऐतिहासिक काल, यानी लिखित में साक्ष्य तो है लेकिन अब तक ये हम समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या जो हमें प्रमाण मिले हैं लिखित में, उनमें क्या लिखा हुआ है ये हमें समझ में नहीं आया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो आप कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, एग्जाम्पल के मान के चलिए कि राजस्थान में हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्थल राजस्थान में कहां से मिले, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा सभ्यता किस काल की है, तो आप क्या कहेंगे,
आधे ऐतिहासिक काल की है। और फिर तीसरा पार्ट होता है ऐतिहासिक काल, यानी वर्तमान का काल, जो 600 बीसी से जिसकी या 6 शताब्दी ईसा पूर्व में जिसकी शुरुआत हुई थी, यानी जिसके हमारे पास लिखित में साक्ष्य भी हैं और जिनको हम पढ़ भी सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो 3 काल इतिहास को हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास इनमें से कहां से स्टार्ट होता है? तो राजस्थान में अगर हम मानते हैं कि शुरुआती टाइम पर मनुष्य सबसे पहले राजस्थान में कब आया होगा, कहां पर आया होगा, तो हम ये पढ़ते हैं कि आज से लगभग 1.5 लाख साल पहले मनुष्य जो है वो राजस्थान में बनास नदी के किनारे सबसे पहले विकसित हुआ था, या बनास नदी के किनारे सबसे पहले आया था। और राजस्थान के इतिहास की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से ही होती है, और इन्हीं से जुड़े हुए स्थल भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, वो कि प्रागैतिहासिक काल है जिस टाइम पर, जिसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। कि पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पर मनुष्य ने क्या किया था, पाषाण यानी पत्थर का यूज किया था, तो पाषाण काल कहलाता है। ये बहुत लंबी टाइमिंग है, इसीलिए इस टाइमिंग को समझने के लिए इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है नवपाषाण, मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल होता है। ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि राजस्थान के इतिहास की शुरुआत पूरा पाषाण काल से होती है। आज से लगभग 1.5 लाख साल पहले मनुष्य सबसे पहले राजस्थान में बनास नदी के किनारे, बेडस नदी, गंभीरी या चमन नदी के किनारे आकर बसा था, और यहीं से प्रस्तरयुगीन मानव का विकास हुआ था, यानी पाषाण काल की शुरुआत हुई थी। यहां से क्वेश्चन आपका ये आएगा कि अगर आप बताइए कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल को समझने की कोशिश कीजिए। पूरा पाषाण काल वो टाइमिंग है जिस टाइम पर मनुष्य सिर्फ और सिर्फ शिकार करता था, यानी मनुष्य आदि मानव की तरह था, जंगलों में रहता था और शिकार करने का काम करता था। बाकी उसे ना तो कृषि का नॉलेज था, ना ही वो पालतू जानवर रखता था। पूरा पाषाण काल में उस टाइम पर मनुष्य नॉर्मली जो है वो हैंडेक्स औजार यूज करता था। हैंडेक्स औजार कौन से होते हैं? नीचे आपको जो कुछ तस्वीरें दे रखी है, ये हैंडेक्स औजार है जिनको हाथ में लेके यूज किया जाता है, इनका उपयोग करता था। अब क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का इतिहास अगर पूरा पाषाण काल से है, तो राजस्थान में कोई ना कोई ऐसी जगह तो मिली होगी जहां से में पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो बिल्कुल राजस्थान में पूरा पाषाण काल के हैंडेक्स औजार हमें मिले हैं इंद्रगढ़ से, इंद्रगढ़ और जयपुर से। और सबसे पहले इन हैंडेक्स औजार की जो खोज की थी राजस्थान में, वो की थी सीए हैंकर जी ने 1870 में। तो यहां से आपका क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सबसे पहले हैंडेक्स औजार की खोज किसने की? सीए हैंकर ने। राजस्थान में हैंडेक्स औजार कहां से मिले? इंद्रगढ़ से मिले, जयपुर से मिले। सबसे प्राचीन स्थल की बात करते हैं तो वो स्थल आता है डीडवाना। ठीक है, सबसे प्राचीन स्थल की बात करते हैं तो डीडवाना आता है। और डीडवाना कहां पर है? डीडवाना आता है नागौर में। ठीक है, डीडवाना नागौर में। इसके अलावा राजस्थान में डिंगरिया जो कि जयपुर में है, मानगढ़, नाथद्वारा, हमीरपुरा जो कि भीलवाड़ा में, मंडपिया चित्तौड़गढ़ में, बिगोद भीलवाड़ा में, देवली टोंक में, और एक स्थल आता है आपका बैराट सभ्यता। बेराट सभ्यता, वहां से में इसके प्रकार के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो पूरा पाषाण काल के अवशेष राजस्थान में रहे हैं। हैंडेक्स के औजार हमें इंद्रगढ़ से मिलते हैं, जयपुर से मिलते हैं। फिर आता है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में मनुष्य सिर्फ शिकार करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते शिकार के साथ साथ मनुष्य ने क्या कर दिया था? पशुपालन भी शुरू कर दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया था, तो क्या राजस्थान में ऐसी कोई जगह है जहां से हमें मध्य पाषाण काल के या पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो बिल्कुल है। कौन सी? बिगोद। पहला ही पहला आंसर है बिगोद है भीलवाड़ा जिले में, जहां से हमें सबसे बागोर, बागोर है भीलवाड़ा जिले में, जहां पर हमें सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब इसी बागोर को आप कितने टाइप से क्वेश्चन बना सकते हो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। पहला कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य कहां से? तो आप कहेंगे बागोर भीलवाड़ा से, जो कोठारी नदी के किनारे पर है। अब यहीं से अगर मैं पूछ लूं कि राजस्थान में मध्य पाषाण काल का स्थल कौन सा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि बागोर है वो मध्य पाषाण काल का है। राइट है। इसके अलावा लूनी नदी के किनारों पर भी मिले हैं। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तिलवाड़ा क्षेत्र आपको याद होगा बाड़मेर का, ये तिलवाड़ा एरिया है, ये मध्य पाषाण काल का है। लूनी नदी के किनारे भी हमें इस टाइम के औजार मिले थे। ठीक है, इस टाइम के औजार किसने खोजे थे? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था बी ओल्चिन। तो यहां से औजार खोजे थे बी ओल्चिन के द्वारा खोजे गए थे। लेकिन इस टाइम पर थोड़ा सा बदलाव हो गया था। इस टाइम के जो औजार हैं वो स्क्रैपर की तरह पॉइंट यानी थोड़े पतले हो गए थे, इस टाइप के औजारों का यूज करने लगा था। तो यहां से क्वेश्चन आपका जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है वो ये पूछा गया कि राजस्थान में मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा कि बागोर भीलवाड़ा का और तिलवाड़ा बाड़मेर जो है, ये दोनों मध्य पाषाण काल के स्थल रहे हैं।
फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होता है? इस टाइम पर मनुष्य ने शिकार, पशुपालन और पशुपालन के साथ साथ उसने कृषि करना भी शुरू कर दिया था। और यही वो टाइमिंग थी जिस टाइम पर मनुष्य ने जब कृषि करने की शुरुआत की तो वो बस्ती बनाकर रहने लगा, बस्ती बनाकर रहने लगा था। और यहीं से जाति व्यवस्था की शुरुआत होती है, राइट। तो नवपाषाण काल जो है इसको कहा जाता है पाषाणकालीन क्रांति। तो नवपाषाण को जो पाषाणकालीन क्रांति कहा था वो गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया था। इसी टाइम पर मनुष्य बस्ती बना के रहने लगा था, इसी टाइम पर कृषि करने की शुरुआत हुई थी, जाति व्यवस्था की शुरुआत भी इसी टाइम से होती है, राइट। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और याद रखना है। जब हम पशु की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है? कुत्ता हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको विस्तार रूप से चीज को समझने की कोशिश करना, नवपाषाण या उत्तर पाषाण, क्योंकि हम कृषि की बात कर रहे हैं। नॉर्मली ये 5000 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन पूरे भारत में या भारतीय महाद्वीप में जब बात करते हैं तो आज से लगभग हमें नवपाषाण काल की शुरुआत है वो 9000 साल पहले मानी जाती है, जिसमें मेहरगढ़ जो एरिया है पाकिस्तान का, जहां से हमें 7000 वर्ष पुराने कृषि के प्रमाण देखने को मिलते हैं। हालांकि राजस्थान की बात करते हैं तो कालीबंगा में हमें मिश्रित खेती के या जुते हुए खेत के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं से जुड़े हुए राजस्थान के कुछ स्थल आते हैं, जैसे आपके एग्जाम में जो ज्यादातर पूछे गए हैं उनमें एक आता है बल्लू खेड़ा। अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बल्लू खेड़ा कहां पर है? तो बल्लू खेड़ा जो नॉर्मली एक चित्तौड़गढ़ में है, जो नवपाषाणकालीन स्थल है। एक आया था नग घाट कि नवपाषाणकालीन स्थल नग घाट कहां पर है? तो नग घाट ये भैंसरोड के पास में है, जो चंबल और बामनी नदी के किनारे है। जैसे उसी प्रकार से एक स्थल और हो गया है, वो आता है उनचा देवड़ी। ठीक है, उनचा देवड़ी क्या है? उनचा देवड़ी जो है वो एक पुरातात्विक स्थल का नाम है, जैसे एक भरनी हो गया है, भरनी टोंक में आता है। अब ये नाम मैं क्यों बता रहा हूं? ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि नॉर्मली बड़ी बड़ी पुरातात्विक स्थलों के नाम तो हम पढ़ते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, लेकिन हर एग्जाम में कभी अगर आप नोट करेंगे तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपने कभी नाम सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मली इन चीजों को हम पढ़ते नहीं है और नॉर्मल बुकों में ये दिया हुआ नहीं होता कि उनचा देवड़ी क्या है, बल्लू खेड़ा क्या है, नग घाट क्या है, या भरनी क्या है, या डीडवाना क्या है, राइट। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देना है, क्लियर है कि नहीं है? ये नवपाषाण तक पढ़ चुके हैं। अब इसी के टाइमिंग के दौरान एक आता है शैलाश्रय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री की आगे हम शुरुआत करते हैं। पहले ये समझिए शैलाश्रय क्या होता है। पहले क्या होता, मनुष्य जब बस्ती बना के नहीं रहता था तो खुद के मकान बना के रहने की व्यवस्था थी नहीं, तो प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं होती थी उनमें रहता था, उन्हीं को शैलाश्रय कहा जाता था। कहां पर होती थी? ये कोई ना कोई नदी की घाटी के किनारे होती थी या पहाड़ी में होती थी। अपने आप जो प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं बनी होती थी वो शैलाश्रय कहलाती थी। इन्हीं गुफाओं में जब मनुष्य रहता था तो कोई ना कोई चित्र बनाता था, जिनको हम कहते हैं नॉर्मली शैल चित्र का नाम दे देते हैं। और ज्यादातर शैल चित्र किसके बने? जो मनुष्य जैसा काम करता है। उस टाइम पर मनुष्य शिकार ज्यादा करता था, यानी आखेट करता था, तो शैल चित्रों का जो विषय वस्तु रही है वो आखेट रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर शैलाश्रय थे, शैल चित्र बनाए गए थे, तो राजस्थान में शैल चित्र के प्रमाण कहां से मिले थे? जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है आलनिया का। आलनिया चंबल नदी के किनारे एक जगह है, पहाड़ी भी है, आलनिया है कोटा में, जहां से हमें शैल चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चंबल घाटी में, दर्रा पहाड़ी में, और इसके अलावा एक हरसोरा जगह है, सोनपुरा जो सीकर में है, हरसोरा अलवर में है, विराटनगर जयपुर जो है, जहां से हमें चित्रित शैल चित्र देखने को मिले हैं। एक दर भरतपुर में है जहां से हमें चित्रित शैल चित्र देखने को मिलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा डाउट वाला एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि विराटनगर जो है यानी बैराट सभ्यता जो है, वहां पर एक चीज आपको समझनी है जो इंपॉर्टेंट है। बैराट सभ्यता जयपुर में है, यानी विराटनगर जो पहले मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। हमें तीनों पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, नव पाषाण। इसलिए पाषाण कालीन त्रिवेणी संगम कहा जाता है विराटनगर को। ठीक है, क्योंकि कुछ सभ्यताएं ऐसी होती है जहां से हमें हर स्तर के प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पाषाणकालीन त्रिवेणी संगम किसको कह देते हैं, तो विराटनगर को यानी जयपुर को कह देते हैं। प्राचीन या पाषाणकालीन चित्रशाला किसको कहा जाता है, तो विराटनगर को, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में हमें शैल चित्र देखने को मिले थे। तो प्राचीन काल की
या पुरातत्व की चित्रशाला किसको कह देते हैं, तो वो भी विराटनगर को कह देते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये हो गए शिलाश्रय। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, एक तो नॉर्मली जो आपके एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आए हैं उनमें एक ही आया था कि आलनिया का संबंध किससे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शैल चित्रों से संबंधित है। या शैल चित्रों के अवशेष हमें आलनिया में देखने को मिले थे। आलनिया किस जिले में है, तो आप कहेंगे कोटा जिले में है। या आलनिया किस नदी के किनारे पर है, तो चंबल नदी के किनारे पर। यहीं पर एक नाम और आपको याद रखना है, गरदड़ा क्षेत्र। गरदड़ा क्षेत्र जो है ये छाजा नदी के किनारे पर आता है। गरदड़ा क्षेत्र छाजा नदी के किनारे पर, जो कि बूंदी जिले में है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सबसे पहले बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली थी। सबसे पहले बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग हमें कहां से मिलती है, तो गरदड़ा क्षेत्र से मिलती है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 10 बार आ गया होगा कि बर्ड राइडर यानी पक्षी पर सवार मनुष्य का चित्र कहां से मिला था, गरदड़ा क्षेत्र से। गरदड़ा कहां पर है, बूंदी में। किस नदी के किनारे है, छाजा नदी के किनारे पर है। ये तो हो गया प्रागैतिहासिक काल की बात हो गई है। यानी प्रागैतिहासिक काल में यानी पाषाण काल के दौरान राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं, कहां कहां से हमें ये जानकारी देखने को मिलती है, हैंड एक्स औजार कहां से मिले थे, किसने खोजे थे, वो चीजें। ठीक है, अब यहां से इतने में आपके क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, मैथ पर अगर देखें, यहां से मैं पूछूं सबसे पहले आपको कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा में, बागोर भीलवाड़ा से मिले थे सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य, कह देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में सबसे पहले या सर्वाधिक जो शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं वो कहां से मिले हैं, तो आप कह देंगे चंबल या दर्रा घाटी या कोटा के क्षेत्र में आलनिया जो है वहां से में आलनिया से शैल चित्र मिले हैं। या फिर कह देंगे सीकर का जो सोहनपुरा है वहां से हमें शैल चित्र मिले हैं। या कह देंगे हरसोर जो है, हरसोर आपका कहां पर आता है, अलवर में आता है, तो अलवर के हरसोर से हमें शैल चित्र मिले हैं। राइट, कह सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और कह दूं मैं कि राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, तो आप कह देंगे कि एक तो बागोर है और एक बाड़मेर का तिलवाड़ा है, जहां से मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में सबसे पहले हैंडेस के औजार कहां से खोजे गए थे, हैंडेक्स के औजार सबसे पहले कहां से खोजे गए थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बूंदी कोटा के क्षेत्र में इंदरगढ़ जो है और जयपुर जो है, यहां से हमें सबसे पहले हैंडेक्स के औजार खोजे थे। अगर पूछे कि राजस्थान में हैंडेक्स के औजार किसने खोजे थे, तो आप कह देंगे C.A. हैंकर के द्वारा सबसे पहले खोजे गए थे 1870 के दौरान। या फिर कहेंगे कि लूनी नदी जो है, इस लूनी नदी के किनारे पर सबसे पहले जो औजार खोजे थे वो किसने खोजे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा B. ओलचीन के द्वारा खोजे गए थे। किसके द्वारा, B. ओलचीन के द्वारा खोजे गए थे। क्लियर है। या फिर कहेंगे राजस्थान में पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन सा मिला था सबसे पहले, तो आप कह देंगे कि डीडवाना मिला था, जो कि नागौर में है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया हमारा बात, जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, यानी वो टाइमिंग जिस टाइमिंग की लिखित में साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दूसरा बात जो आती है वो आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। यानी आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें मनुष्य के लिखित साक्ष्य हमें मिलते हैं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाते हैं। और उसी में हमारी आती है सिंधु घाटी सभ्यता, और यहीं से पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अब उससे पहले आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ें, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं, या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह देते हैं। इसको पढ़ने से पहले या इसको थोड़ा सा समझने से पहले आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए। वो जरूरी ये है कि जिस भी पुरातात्विक स्थल की हम बात कर रहे हैं, हर पुरातात्विक स्थल को खोदने का, खुदाई करने के लिए एक विभाग होता है, जिसको हम कहते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इस चीज को समझिए सबसे पहले, ताकि आगे की चीजें आपको कंटिन्यू समझ में आए। तो भारत में सबसे पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1861 में। किसके प्रयासों से, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। इसीलिए इनको कहा जाता है भारत में पुरातत्व का जनक कहते हैं। हालांकि ये तो भारत की बात हो गई, लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में ये 10 वर्षों के बाद में शुरू हुई थी, यानी 1871 में। और राजस्थान में शुरू करने का श्रेय जाता है A.C.L. कालाइल को। तो यहां से क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, A.C.L. कालाइल को जाता है। हालांकि इस पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो पुनर्गठन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था 1902 में, और उस टाइम में उसके महानिदेशक बने थे जॉन मार्शल, जो 1902 से लेकर 1928 तक रहे थे। क्लियर है कि नहीं। अब ये तो हो गया विभाग जो खुदाई करने का कार्य करता है।
अब यहाँ पर आपको आंसर देना है कि वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन है, इस 2021 में कौन है, ये कमेंट करके बताएंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। सबसे पहले किसके द्वारा खोज की गई, कैसे ये न्यूज में आया, एक एक चीज विस्तार से समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले एक टिल्ले की खोज हुई थी, यानी एक टिल्ला देखा गया था, और सबसे पहले इस टिल्ले की खोज की थी वो चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई थी और 1826 में। लेकिन उस टाइम पर इस पर खास कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया था। लेकिन इसका खास तौर से जो ये चर्चा में आया, ये आया जब लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1853 से 56 के बीच में, 1853 से 56 के बीच में। उस टाइम पर दो थे बर्टन बंधु थे, यानी जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। वो जब ईंटों की जरूरत पड़ी तब नॉर्मली यहाँ से टिल्ले से जब मजदूर ईंट लेके आ रहे थे तब ये स्थल दोबारा नजरों में आया। और जब इन दोनों बर्टन बंधुओं ने ईंटों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ईंटें अभी की नहीं है, कुछ ना तो इनमें अलग है। इसलिए जो पुरातात्विक विभाग है उसको नॉर्मली सूचना दी गई और इसका पहली बार सर्वेक्षण हुआ था। उस टाइम पर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्हीं ने हड़प्पा की टिल्लों का सर्वेक्षण किया था 1853 से 56 के बीच में, उसी टाइम पर किया था। और इसी टाइम पर अगर याद करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से 1861 के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी होती है। लेकिन उसके बाद में खास तौर से 1902 में ये पुरातात्विक विभाग का जब पुनर्गठन किया गया था, जॉन मार्शल इसके महानिदेशक बने थे। उस टाइम पर सही रूप से पहली बार इस सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई। पहला स्थल जो खोदा गया था आपको याद होगा 1921 में रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, जो कि दयाराम साहनी ने की थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे खोज किसने की गई थी तो दयाराम साहनी है। अगर पूछे कि किसके निर्देशन में की गई थी तो किसके निर्देशन में होगा, जो पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक है और वो है उस टाइम पर जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने, और फिर राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो खोदा गया। नॉर्मली ये एक मान्यता प्राप्त है, नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी भी स्थल की खुदाई की जाती है, पहला जो स्थल होता है उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो पहला शहर हड़प्पा खोदा गया था तो इसको नॉर्मली हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। और बाद में कुछ स्थल और खोदे गए तो पता लगा कि सिंधु नदी के किनारे हैं तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। बाद में पता चला कि और खुदाई के दौरान कि यहाँ पर नगरों में बसे हुए थे लोग, तो पहली नगरीय सभ्यता नाम दे दिया गया। कांसे का लोग यूज करते थे तो कांस्ययुगीन सभ्यता कह दिया गया था। हालांकि इस पूरी घटना का जो पहली बार जो समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ था उस समाचार पत्र का नाम था लंदन वीकली। एक समाचार पत्र था लंदन सा, जिसमें 1924 में पहली बार समाचार पत्र में उसका उल्लेख हुआ था। यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार प्रकाशन किस समाचार पत्र में, लंदन वीकली में हुआ था। अच्छा, हम राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, जब ये वर्तमान का हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में आते हैं, इसी से जुड़ा हुआ स्थल आगे हमें कालीबंगा राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो इसकी शुरुआत जो होती है सिंधु घाटी सभ्यता की यहीं से होती है, ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आए कि किस तरह से ये चीजें राजस्थान तक पहुंच गई थी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई चीजें नहीं है। और यहां से हमारी पहली सभ्यता आती है, वो आती है कालीबंगा सभ्यता, जो कि आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में आती है। सबसे पहले इसकी जो पहचान की थी वो एलपी टेसीटोरी के द्वारा की गई थी। यहां पर एक टिल्ले की खोज हुई थी शुरुआत में, वो एलपी टेसीटोरी ने की थी। और बाद में विस्तृत रूप से इसकी खोज हुई थी स्वतंत्रता के बाद में 1952 में, वो की थी अमलानंद गोस्से ने। हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये सभ्यता गगर नदी के किनारे है, जो प्राचीन सरस्वती नदी है, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अब इस गगर नदी को आप सोतर नदी कह दीजिए, राजस्थान की मृत नदी कह दीजिए, राजस्थान का शोक कह दीजिए, लेटी नदी कह दीजिए या गगर नदी कह दीजिए, जो आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी के तौर पर आती है। और इसी कालीबंगा सभ्यता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, यानी काली यानी काला, बंगा पंजाबी में चूड़ियों को कहा जाता है, तो काली चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसी सभ्यता को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है और इसी कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करनी है, कभी भी अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कितनी रही है तो आप कहेंगे 2 ही राजधानी रही है। कौन कौन सी? पहली हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो, 2 ही राजधानी है, मोहनजोदड़ो। लेकिन तीसरी राजधानी कहा किसको जाता है तो कहेंगे कालीबंगा सभ्यता को। किसने कहा था? दशरथ शर्मा जी के द्वारा कहा गया था। क्लियर है कि नहीं है? चलिए,
अब खोज अमलानंद घोष ने 1952 में कर दी थी। उत्खनन का काम जो हुआ था एक 1961 से लेकर 1961 से 69 तक किया गया था, बीबी लाल और बीके थापर जी के द्वारा किया गया था। अब खुदाई के दौरान हमें यहाँ से क्या क्या देखने को मिला था जो इस सभ्यता को बाकी सभ्यताओं से अलग बनाती है। पहला कि यहाँ से हमें एक बैलगाड़ी देखने को मिली थी, तांबे का एक वृषभ यानी सांड मिला था जो राजस्थान में मिली प्राचीन धातु की सबसे प्राचीन उदाहरण है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन की धातु की सबसे प्राचीन मूर्ति कहां से मिली थी, तो हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलती है। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पर जो मकानों की खुदाई हुई थी तब ये देखा गया कि दीवारें जो हैं उनमें दरारें पड़ी हुई है। नॉर्मली दरारें जो आती है भूकंप की वजह से आती है। तो सबसे पहले विश्व में भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं, लेकिन ये बताया किसने था? रेइक्स ने नॉर्मली सबसे पहले बताया था कि भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से है। यहां से हमें 7 अग्निवेदिकाएं मिलती हैं, 7 अग्निवेदिकाएं यानी यज्ञ कुंड मिले थे और पास में कुछ हड्डियां मिली थी यहाँ पर, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि हो सकता है यहाँ के लोग जो हैं वो बलि प्रथा में विश्वास करते हो। यानी हवन कुंड के पास में अगर हड्डियां मिल रही है तो ये नॉर्मली अनुमान था कि हो सकता है बलि प्रथा में विश्वास रखते हो। यहां से में हल्की लकीरें मिली हैं, यानी कह दीजिए कि जोते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा से। और मिश्रित खेती यानी गेहूं और जौ का साथ में नॉर्मली जो बिजाई हुई थी, यानी एक ही समय में 2 दिशाओं में भिन्न फसलें यानी मिश्रित खेती के साक्ष्य जो मिलते हैं, जाल पद्धति कृषि व्यवस्था जिसको हम कह देते हैं, वो कालीबंगा से ही देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी टाइमिंग की बात करेंगे, टाइमिंग क्या रही थी? इसकी टाइमिंग है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750, यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के अकॉर्डिंग, C14 के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी कालीबंगा सभ्यता की टाइमिंग 2350 से 1750 है। और क्या क्या कह सकते हैं आप कालीबंगा सभ्यता को? आप कांस्ययुगीन सभ्यता कह दीजिए, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कह दीजिए, नगरीय सभ्यता, पश्चिम हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता और प्राग हड़प्पाकालीन सभ्यता। यानी सिंपल भाषा में हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के समकालीन और हड़प्पा के बाद के अवशेष मिले हैं। तो प्राग हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन आप कह सकते हैं इस सभ्यता को, राइट। दूसरी चीज जो मेन चीज आती है वो यह है कि यहां से दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिले। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें दोहरी प्राचीर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और दूसरा आप कह दीजिए छिद्र युक्त किवाड़ देखने को जहां से मिलते हैं, छिद्र किवाड़ के साक्ष्य है और दोहरी प्राचीर के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से? कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां से हड़प्पाई लिपि में युक्त मृत बाण भी मिले हैं, लकड़ी की बनी हुई नालियों को मिले हैं जो विश्व में सबसे प्राचीन है। एकमात्र स्थल है जहां से लकड़ी की नालियां मिली और बाद में इनको चिनवाया गया है। शंख की चूड़ियां, हाथी दांत की कंघी मिलती है, तोल के बाट देखने मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तोल की माप की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी, याद रखना है, 16:32 इस तरह से। तो ये हमें कालीबंगा से भी देखने को मिलता है। कांसे का एक दर्पण मिला था, तांबे की पिन मिली थी, तांबे का एक चाकू, हड्डी की सलाई मिली थी और बेलनाकार मोहरें मिली हैं, लेकिन कहाँ की? मेसोपोटामिया की मिली है। अब यहाँ पर 2 चीज आती है जो याद रखना है। एक आता है ईरानी शैली को लेकर कि ईरान के साथ संबंध किस सभ्यता के रहे थे, तब आपको हमेशा आहार सभ्यता करना है। और मेसोपोटामिया की बात करेंगे क्योंकि मेसोपोटामिया जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही है, तो कालीबंगा भी इसी से संबंधित है। और मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस सभ्यता को जो चीज अलग बनाती है वो है अलंकृत ईंटों का प्रयोग। कि कौन सी सभ्यता है जहां पर परस में अलंकृत यानी सजावटी ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है कालीबंगा सभ्यता के दौरान हुआ है। इसके अलावा एक चीज और जो सबसे अद्भुत थी वो कि एक बालक की खोपड़ी मिली थी जिसमें खोपड़ी के पिछले हिस्से में 6 छेद किए हुए थे। नॉर्मली ये छेद जो होता है वो शल्य क्रिया में होता है, यानी जिसको हाइड्रोसिपोलिसिया कहा जाता है, सॉरी हाइड्रोसिपोलिया जिसको कहते हैं, यानी शल्य चिकित्सा जो कहते हैं। इस शल्य चिकित्सा के विश्व में सबसे प्राचीन प्रमाण जो देखने मिलते हैं वो कालीबंगा से ही देखने को मिले हैं। इसके अलावा हर घर में नॉर्मली कुएं मिले हैं, कूड़ादान देखने को मिलता है कि कूड़ादान यानी सफाई के लिए पूरी व्यवस्थाएं थी, हर घर में कुएं की व्यवस्था थी। और इसके अलावा ऐसी मिलती जुलती एक सभ्यता और खोजी गई थी, अमलानंद घोष ने ही खोजा था, जिसका नाम था सोंती। सोंती एक जगह है बीकानेर के एरिया में। सोंती को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कालीबंगा में जैसी चीजें मिली थी वैसी चीजें हमें सोंती से भी देखने को मिलती है, इसीलिए कालीबंगा प्रथम कहते हैं सोंती को, जो कि बीकानेर में। इसकी खोज भी अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी और कालीबंगा की खोज भी अमलानंद घोष के द्वारा ही की गई थी।
क्लियर है कि नहीं है? चलिए, कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन कौन कौन से आपके आ सकते हैं, क्योंकि साथ साथ में टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाने चाहिए। पहला, कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे एलपी टेसीटोरी के द्वारा की गई थी। साथ साथ में रिपीट करते रहो, सबसे पहले खोज एलपी टेसीटोरी ने की थी। स्वतंत्रता के बाद में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। किस नदी के किनारे हैं? तो आप कहेंगे घग्गर नदी के किनारे पर है। किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। क्या क्या मिला है? सड़कें कैसी थी? सड़कें यहाँ की समकोण बनी हुई थी। मकान किस पद्धति में? मकान ग्रिड पद्धति में, यानी इस तरह से मकान, घर का मुख्य दरवाजा सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलता था, जिसको आप कहेंगे ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, या फिर कह देंगे ऑक्सफोर्ड पद्धति में। ऑक्सफोर्ड पद्धति में देखने मिलता है। तो इस सभ्यता की टाइमिंग कितनी रही थी? कार्बन विधि के अकॉर्डिंग इसकी टाइमिंग थी 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसकी टाइमिंग मानी जाती है। उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन हुआ था 1961 से लेकर 69 के बीच में। किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर जी के द्वारा किया गया था। अब है कि सभ्यता में क्या ऐसा चीज मिला है जो बाकी सभ्यताओं को अलग बनाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला, विश्व में सबसे प्राचीन कच्ची लकड़ी की नालियां जो है, या कच्ची नाली यहीं से, सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य यहीं से, सबसे पहले शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहीं से, सबसे पहले हल के साक्ष्य यानी जूते खेतों के साक्ष्य यहीं से, सबसे पहले मिश्रित खेती के साक्ष्य यहीं से, दोहरी प्राचीर के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, छिद्र की वाड़ यहीं से देखने को मिलते हैं। इसके बाद बेलनाकार मोहरें कहां से मिलती है? यहीं से। अंडाकार कब्रें कहां से मिलती है? अंडाकार कब्रें भी यहीं से देखने मिलती है। शैलखड़ी की मोहरें बनती थी। मापतोल के बाड़ देखने मिलते हैं। कांसे के दर्पण है, हाथी दांत की चूड़ियां देखने को मिलती है। तो ये इसका पहला पार्ट था, पहला ही दिन है। हम नॉर्मली इसको डेली कंटिन्यू करेंगे। तो आप एक बार मुझे जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्योंकि मेरी दिल से इच्छा है कि मैं पूरा हिस्ट्री का कोर्स जो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे करवाऊं, एक एक कंटिन्यू टॉपिक वाइज। लेकिन जरूरी है कि आप लोग सुझाव दें कि जिस तरह से आज का हमने क्लास की है उस तरह से आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है, या फिर इसको अलग तरीके से करें। ठीक है, तो जरूर बताना। और हो सके अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि पूरा इतिहास करवाने में मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि जैसे आप लाइक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हिस्ट्री को इतना डिटेल के साथ में अच्छे से कवर करेंगे, साथ में आपको नोट्स देंगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगे कि आपने कभी पढ़ा नहीं हो या क्लास में आपने सुना नहीं हो। और कोशिश करूंगा कि साथ साथ में अलग अलग प्रैक्टिस सेशन लेके आपको पढ़ते क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।